हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में यूनिट 9 को हम कवर करेंगे, जो कि है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक ही लेक्चर में हम क्या करेंगे, जितने भी इसमें टॉपिक दिए गए हैं हमारे सिलेबस में, उन सबको हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले हमारा पार्ट दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशन का। तो सबसे पहला पार्ट है तो आता है इंट्रोडक्टिव पार्ट, जो कि होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में, तो एक स्टडी होती है ऑफ हाउ पीपल बिहेव इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे एक पीपल्स क्या करता है, या इंडिविजुअल या एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करता है। ठीक है, अगर हम बात करें इन हॉस्पिटल या नर्सिंग इंस्टीट्यूशन की, तो मेनी पीपल क्या करते हैं, वर्क करते हैं टुगेदर। देयर बिहेवियर, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क डायरेक्टली क्या करता है, अफेक्ट करता है क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ नर्स, वर्क इन्वायरमेंट और अचीवमेंट ऑफ हॉस्पिटल गोल। तो ये कहीं ना कहीं, ये अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियर अगर इफेक्टिव नहीं होगा, एक क्या होगा, डिसिप्लिन मैनर में नहीं होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे गोल या ऑब्जेक्टिव है ये अचीव नहीं हो पाएंगे। उसके बाद देखिए, अगर ह्यूमन रिलेशनशिप फोकस करता है ऑन मेंटेनिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग द स्टाफ मेंबर, सो दैट वर्क इज डन स्मूथली एंड एफिशिएंटली। तो ह्यूमन रिलेशन किस पे फोकस करता है कि एक गुड आईपीआर को मेंटेन करने में, जो भी वहाँ पे स्टाफ मेंबर काम कर रहे हैं, ताकि जो हमारा वर्क डन हो कैसा हो, स्मूथली और एफिशिएंटली हो। उसके बाद हम बात करें अगर आगे इसके डेफिनेशन की तरफ देखें, तो डेफिनेशन क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कंसर्न करता है विथ अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंस्टीट्यूशन में कैसे ह्यूमन क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करना, प्रिडिक्ट करना और कैसे कंट्रोल करना, वो सारी चीज़ें आती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंतर्गत। ये फ्रेड लुथेन ने बताया था। उसके बाद दूसरा जो डेफिनेशन दिया गया था कैथ डेविस द्वारा, जो कि इन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है, इज द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ पीपल एज इंडिविजुअल और एज अ ग्रुप एक्ट विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। वही बात कर रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसा कोई ग्रुप या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सिंपल अगर लैंग्वेज में समझे, तो इट एक्सप्लेन करता है हाउ एंड वाई पीपल बिहेव द वे दे डू एट वर्क प्लेस, क्यों वो काम कर रहे हैं, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को बताता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े तो आगे हमारा आता है इसमें इम्पोर्टेंस क्या हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। तो इम्पोर्टेंस की हम बात करें अगर, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस दिया गया है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव बिहेवियर और टीम वर्क होगा वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जो बेटर पेशेंट आउटकम आएगा, इससे तो इम्प्रूव होगा क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। दूसरा दिया गया है इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। तो जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज ऐसे होगा कि वहाँ पे क्या होंगे, जो एम्प्लॉय वगैरह काम करेंगे, ठीक है, वो अगर एक टीम कोलाब्रेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर स्टाफ की नीड क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है, तो कहीं न कहीं जो उनका स्ट्रेस वगैरह या बर्नआउट वगैरह हो रहा है, वो कम होगा, तो वहाँ पर भी उनको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इनहैंस कम्युनिकेशन, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर अच्छा होगा, तो कहीं न कहीं एक क्लियर एंड रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन वहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। प्रमोट टीम वर्क, कहीं न कहीं एक टीम कोलैबोरेशन की बात कर रहा है, जो भी वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशन है उनके बीच, तो कहीं न कहीं एक टीम कोलैबोरेशन होगा जिससे प्रमोट होगा टीम वर्क वहाँ पे। हेल्प इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, तो अगर उनके बिहेवियर को हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उनके नीड को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो जो भी उनके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, उनको क्या करता है, रिजॉल्व करने में भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प करता है। हेल्प टू कंट्रोल एंड मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज, तो इसमें भी क्या करता है, हेल्प करता है कि कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है जो भी हमारे पास रिसोर्सेज वगैरह हैं, वो सभी को। तो ये तो हो गया हमारा इंपॉर्टेंट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। अब बात करें इसके एलिमेंट के बारे में, तो एलिमेंट बेसिकली इसमें दिए गए हैं, 4 एलिमेंट के बारे में बात किया गया है। तो सबसे पहला जो इसमें दिया गया है इन्वायरमेंट।
तो बेसिकली जो इन्वायरमेंट होगा, चाहे वो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट, दोनों ही क्या करता है, अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को। वहीं अगर हम बात करें पीपल्स या फिर इंडिविजुअल की, तो ईच इंडिविजुअल इज अ यूनिक एंड हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड। तो जो भी इंडिविजुअल वहाँ पे रहते हैं वो क्या होते हैं, उनकी पर्सनालिटी अलग होती है, उनके एटीट्यूड अलग होते हैं, ठीक है, अलग तरीके से उनका परसेप्शन होता है, और उन क्या होता है कि अलग तरीके से वो सोचते हैं। तो सारी चीज़ें क्या होता है, डिफरेंट होता है हर एक इंडिविजुअल में। तो कहीं न कहीं ये भी अफेक्ट करता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर होता है। उसके बाद हम बात करें टेक्नोलॉजी, तो मटेरियल हो सकता है, ठीक है, कि कोई नई इक्विपमेंट आ गई हो, कोई मशीन या फिर कोई सिस्टम ऐसा हो गया जो कि कहीं न कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को भी ये भी अफेक्ट करता है। अब ये मान लीजिए कि जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नया इक्विपमेंट या मटेरियल आ गया, जो कहीं न कहीं अगर एक ट्रेन स्टाफ नहीं है हमारे पास, तो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो वहीं अगर हमारे पास एक ट्रेन स्टाफ होगा, तो क्या करेगा, उसको ऑपरेट करेगा। तो कहीं न कहीं वो शो कर रहा है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में एक बेटर स्टाफ है, ठीक है? वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर शो कर रहा है कि ये गुड वे में क्या कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें, तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ ओन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद की स्ट्रक्चर होती है, खुद की पॉलिसी होती है, खुद के रूल एंड रेगुलेशन या स्टैंडर्ड होते हैं। तो ये हो गए हमारे एलिमेंट या फिर फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। उसके बाद हम बात करें आगे, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। तो बेसिकली ये जो होता है, वही सिंपल सी बात है, हमने बताया अभी, पीपल आर डिफरेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हर एक पीपल क्या होता है, डिफरेंट होता है, उनका कम्युनिकेशन स्किल डिफरेंस होता है, ठीक है, उनका बिहेवियर डिफरेंस होता है, एटीट्यूड वगैरह सारे क्या हुआ करते हैं, डिफरेंट होता है। उसके बाद मोटिवेशन अफेक्टेड परफॉर्मेंस। अगर एक क्या होगा, एम्प्लॉय होगा या फिर जो स्टाफ होगा, अगर उसको मोटिवेशन प्रॉपर तरीके से मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो वर्क परफॉर्मेंस होता है वो भी क्या होता है, इनहेंस होता है। गुड लीडरशिप इम्प्रूव एफिशिएंसी। अगर एक अच्छा लीडर होगा तो क्या करेगा, जो भी उसके अंदर स्टाफ आ रहे हैं या फिर सब ऑर्डिनेट आ रहे हैं, उनको अगर अच्छे से लीड करेगा, गाइड करेगा, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ की एफिशिएंसी होगी या फिर जो गोल होगा वो भी क्या होगा, अचीव होगा। उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इसेंशियल। सही बात है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसेंशियल होता है, ताकि जो वहाँ का वर्क हो या फिर टीम वर्क हो, वो भी क्या हो, प्रॉपर तरीके से क्या हो, मैनेज हो। और उसके बाद ह्यूमन बिहेवियर कैन बी इन्फ्लुएंस एंड इम्प्रूव। ठीक है, तो ये होते हैं ह्यूमन बिहेवियर भी क्या होता है वहाँ पे, इन्फ्लुएंस होता है, इम्प्रूव्ड होता है। अगर क्या होता है वो टीम में साथ में बात काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस वगैरह मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्प करता है ह्यूमन बिहेवियर को इम्प्रूव करने में। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसके बाद हम बात करें इसके थ्योरी की, जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है कि थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है। तो सबसे पहले हम थ्योरी की बात करें, तो सबसे पहले हमारी थ्योरी जो आती है वो आती है क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली फोकस करता है स्ट्रक्चर, अथॉरिटी, रूल एंड एफिशिएंसी। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये कैसा स्ट्रक्चर है, उसका अथॉरिटी पैटर्न कैसा है, वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन कैसे है, और कितना एफिशिएंटली वहाँ पे वर्क परफॉर्म किया जा रहा है। तो ये सभी बेस्ड होता है हमारा क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ये हमें बताती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, अथॉरिटी, रूल, रेगुलेशन और एफिशिएंसी कैसा है। अब ये बिलीव करता है, इट बिलीव दैट ऑर्गेनाइजेशन वर्क बेस्ट व्हेन टास्क आर क्लियरली डिफाइंड एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज मेंटेन। तो ये बिलीव करता है कि अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी टास्क है या फिर गोल है, वो डिफाइंड मैनर में होगा, और एक कंट्रोल या और स्ट्रिक्ट डायरेक्शन उनको प्रोवाइड किया जाए, तो कहीं ना कहीं जो गोल या फिर जो ऑब्जेक्टिव होगा वो एफिशिएंटली क्या होगा, अचीव होगा। उसके बाद इसके अंतर्गत जो थ्योरी दी गई है उसको हम देखते हैं। तो इसमें जो सब थ्योरी दी गई है वो होती है हमारी ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी, जो कि मैक्स वेबर ने दिया गया था। ये ऑलरेडी हम लोगों ने क्या हुआ है, सेकेंड यूनिट में कवर कर लिया है। वहाँ पर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बेसिकली जो इसकी थ्योरी क्या कहती है, दिस थ्योरी एम्फेसाइजेस फॉर्मल रूल, हायरार्की, डिवीजन ऑफ लेबर एंड अथॉरिटी टू अचीव एफिशिएंटली। ये बता रहा है कि अगर वहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, वहाँ पे अगर फॉर्मल रूल, सबके लिए एक समान रूल एंड रेगुलेशन हो, ठीक है, हायरार्की ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क हो, यानी कि जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होंगे, फिर उसके बाद हमारा मिडिल लेवल का मैनेजमेंट होगा, फिर हमारा आता है लोअर लेवल का मैनेजमेंट। तो कहीं ना कहीं एक हायरार्की या पैटर्न में अगर वो फॉलो करेंगे, सबका वर्क क्या होगा, वहाँ पे डिवीजन होगा, यानी कि डिवाइड होगा। तो एक चैन ऑफ कमांड वहाँ पे बनता है, जो अथॉरिटी के
होता है, जिसके कारण से जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल या ऑब्जेक्टिव होगा वो अचीव होगा। ठीक है, एक सिंपल से समझे कि अगर हमारे पास एक वर्क है जो कि क्या कर रहा है, एक तो हमारा बना रहा है, ठीक है, जो कि कर रहा है डिसीजन मेकिंग का, जो हमारे कर रहे हैं जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है। इनके अंतर्गत आते हैं हमारे जो मिडिल लोअर के मैनेजमेंट। तो कहीं ना कहीं इनका क्या काम होगा, जो भी हमारे पॉलिसी बनाई गई है वो पॉलिसी को क्या कराना, रन कराना, ठीक है, एफिशिएंटली वर्क हो रही है कि नहीं हो रही, वो सारी चीजें चेक करना। अब ये पॉलिसी कौन फॉलो करेंगे, जो इनके अंतर्गत क्या होंगे, स्टाफ होंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, उस पॉलिसी को फॉलो करेंगे, जो भी स्टैंडर्ड या फिर बनाया गया है गाइडलाइन, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ये अपना वर्क परफॉर्म करेंगे, तो एक बेटर आउटकम आएगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये थ्योरी हमें ये बताना चाह रही है। इसके फीचर क्या होंगे, क्लियर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। तो ये पे क्लियर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होता है कि इसमें जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, फिर मिडिल लेवल के आएंगे, फिर उसका लोअर लेवल के, तो एक क्लियर अथॉरिटी होता है हायरार्की का। उसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क क्लियर होता है कि सबका अपना अपना काम रहेगा। ठीक है, मिडिल लेवल का अपना काम रहेगा, लोअर लेवल का अपना वर्क रहेगा। रिटर्न रूल एंड प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर या पॉलिसी होंगी किसे फॉर्म होंगी, रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन, तो जिसका भी सिलेक्शन हो रहा है उसके क्वालिफिकेशन के बेस पे वहाँ पे किया जाता है। तो ये सारे थ्योरी के फीचर थे, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल समझे कि हॉस्पिटल फॉलो रिटर्न प्रोटोकॉल ऑफ सॉरी फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हॉस्पिटल के जो भी स्टाफ होंगे या एम्प्लॉय होंगे वो फॉलो करेंगे, जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करेंगे, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव या गोल है वो एफिशिएंटली क्या होगा, अचीव होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े, जो अगली थ्योरी दी गई है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में ही ये है आपका। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या होता है, ये दिया गया था फ्रेडरिक बिन्स, जो लॉर्ड टेलर थे उनके द्वारा दिया गया था। तो ये थ्योरी हमें बताती है, दिस थ्योरी फोकस करती है इम्प्रूविंग एफिशिएंटली थ्रू द साइंटिफिक मेथड। अब ये बात कर रहा है साइंटिफिक मेथड द्वारा एंड प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, टूल्स एंड वर्कर्स, यानी कि ये एक साइंटिफिक मेथड को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। उसी मेथड को क्या करेंगे, सब लोग परफॉर्म करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका टाइम क्या होगा, सेव होगा, फ्यूल्स का यूज क्या होगा, एफिशिएंटली होगा, और वर्कर भी अच्छे से परफॉर्म करेंगे। अब आप एक एग्जांपल समझे, वहाँ पे हमने सेकंड यूनिट में आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन एक मेथड या फिर एक पॉलिसी बनाती है कि हमें आईएम इंजेक्शन को क्या करना है, अगर इतने डिग्री पे देना है और इस मेथड से देना है, ठीक है, जिसकी वजह से जो पेन हो वो कैसा हो, डिक्रीज हो, तो सभी ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टाफ होंगे और मेंबर होंगे अगर सेम पॉलिसी या सेम स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, तो कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो भी होगा ऑब्जेक्टिव वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो एक साइंटिफिक मेथड उन्होंने फाइंड आउट किया आईएम इंजेक्शन लगाने का, और वही क्या हुआ, प्रॉपर यूज हुआ उसका, तो टाइम भी उनका बचा और टूल्स का प्रॉपर यूज हुआ और वर्कर भी क्या हुए, सेटिस्फाई हो गए। ठीक है, अब इसमें देखिए एग्जांपल क्या है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर बेड मेकिंग। तो यहाँ पे बेड मेकिंग का स्टैंडर्ड प्रोसीजर दिया गया है कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर अगर फॉर्म किया जाए कि कैसे बेड मेकिंग किया जाए, तो अगर सारे स्टाफ मेंबर वही प्रोसीजर को फॉर्म करेंगे तो उनका भी टाइम सेव होगा और वर्क भी क्या होगा, एफिशिएंटली या फिर स्मूथली रन करेगा। ठीक है, उसके बाद फिक्स्ड टाइम फॉर मेडिकेशन राउंड। तो एक फिक्स्ड टाइम होना चाहिए मेडिकेशन राउंड का कि हाँ, हमें जैसे मान लीजिए एक राउंड चला है तो 10 o'clock जो होता है 10 AM, वहाँ पे हमें क्या करना है, राउंड करना है, मेडिकेशन हुआ है कि नहीं है, एक फिक्स टाइम हम कर लेंगे, जिसके कारण से जो टाइम वगैरह का जो होता है वो हाँ हमें एक पता रहता है कि इतने टाइम में हमें ये काम करना रहेगा। तो ये हमें एक साइंटिफिक मेथड द्वारा ये काम करना है सारी चीज़ें। उसके बाद आता है प्रोसेस मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि हेनरी फॉवेल ने दिया था। ये बेसिकली इसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये थ्योरी हमें क्या बताती है, दिस थ्योरी फोकस ऑन द मैनेजमेंट एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये बता रही है कि जो मैनेजमेंट होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, इन्वॉल्विंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसमें क्या होता है, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, यानी सारी चीज़ें होती है जो पोस्ट कार्ड वाले हमने अभी पढ़े थे, वो सारी चीज़ें इसमें मिलती है, एक्सेप्ट जो स्टाफिंग वगैरह होती है। तो ये इस थ्योरी में हमें ये बता रहा है, अगर कोई भी प्लान को या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव को रन कराना है तो उसका प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करना होगा, उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज और डायरेक्ट कोऑर्डिनेट सारी चीज़ें करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो जाएगा। ठीक है, स्मूथली। उसका जैसे प्लानिंग ड्यूटी शेड्यूल हो गया, एग्जाम्पल में देख सकते हैं, डायरेक्टिंग स्टाफ नर्स को किस डायरेक्शन में काम करना है, क्या वर्क करना है, सारी चीज़ें उनको गाइड करना रहता है। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट थ्योरी। उसके बाद हम बात करें, इसमें अगला जो आता है हमारा ह्यूमनिस्टिक स्कूल थ्योरी है ये।
तो ह्यूमनिस्टिक स्किल थ्योरी हमें क्या बताता है, ये फोकस करता है ह्यूमन नीड, यानी कि जो ह्यूमन की नीड होगी उसके इमोशन, मोटिवेशन एंड रिलेशनशिप पे ये फोकस करता है बेसिकली। ये थ्योरी हमें बताती है कि दिस थ्योरी बिलीव दैट एम्प्लॉय आर द सोशल बीइंग एंड देयर परफॉर्मेंस इम्प्रूव व्हेन दे आर फील वैल्यूड एंड सेटिस्फाइड। ये हमें ये बता रहा है कि अगर कोई एम्प्लॉय है उस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो सेटिस्फाई है या फिर वैल्यू उसको लग रहा है कि हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में एक वैल्यू है, तो क्या करेगा, एक अच्छा सा परफॉर्मेंस वो परफॉर्म करेगा, यानी कि जो वर्क परफॉर्मेंस होगा वहाँ पे वो अच्छा करेगा, जिसके कारण से जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव या गोल होगा वो भी क्या होगा, अचीव होगा। ये हमें थ्योरी बता रहा है, यानी कि ये इसमें बता रहा है कि ह्यूमन कैसा है, अगर ह्यूमन सेटिस्फाई है, अगर फील कर रहा है कि उसकी वैल्यू है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या करेगा, वो अच्छा परफॉर्म करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसमें एग्जांपल, जैसे कि नर्स मैनेजर क्या करेगी, अप्रिसिएट करेगी स्टाफ को। तो अगर नर्स मैनेजर क्या करेगी, अप्रिसिएट करेगी स्टाफ मेंबर को कि आपने अच्छा काम किया है, तो कहीं न कहीं वो फील करेगी कि हाँ, मैं मेरी यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है, वो सेटिस्फाई होगी, हाँ, मैं अच्छा काम किया, मुझे एप्रिसिएशन मिल रहा है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन एंड मीटिंग वगैरह कर सकती है जो भी स्टाफ मेंबर होंगे उनके साथ, कि क्या उनके प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व करने के लिए। उसके बाद हमारा लास्ट जो थ्योरी आता है वो आता है हमारा मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी आता है। तो बेसिकली जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी होता है, इट व्यू द ऑर्गेनाइजेशन इज द डायनेमिक। तो ये देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक डायनेमिक होता है जहाँ एंड ओपन सिस्टम इंटरेक्टिंग होता है विद द इट्स इन्वायरमेंट, यानी कि वहाँ पे क्या होता है कि एक ओपन सिस्टम होता है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, डिफरेंट वे में क्या करते हैं, वर्क को परफॉर्म करते हैं। अब इसमें भी सब थ्योरी दी गई है, जैसे सिस्टम मैनेजमेंट थ्योरी है हमारी ये, ऑर्गेनाइजेशन हैज अ इंटर रिलेटेड पार्ट वर्किंग टुगेदर। तो सिस्टम मैनेजमेंट क्या कर रहा है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम होता है जो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है या रन कराता है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट वार्ड को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा एक सिस्टम। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे तो एक ही तो वार्ड होंगे नहीं, वहाँ पे क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट वार्ड होंगे जो कि कहीं ना कहीं वो परफॉर्म करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से समझे तो, जैसे ओपीडी हो गया, आईसीयू हो गया, वार्ड वगैरह होंगे, जो जनरल वार्ड होंगे, फार्मेसी, ये क्या करेंगे, साथ में वर्क करेंगे ताकि पेशेंट का जो केयर हो वो एफिशिएंटली और क्वालिटी ऑफ केयर जो हो वो प्रोवाइड किया जा सके। तो ये हमारा साइंटिफिक यानी कि जो सिस्टम मैनेजमेंट थ्योरी हो रहा है ये बता रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी जो इसमें दिया गया है कंटीजेंसी की थ्योरी है, जो कि अब ये बोल रहा है कि नो वन बेस्ट वे टू मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। ये कह रहा है कि एक एक ही वे नहीं है कि जिससे हम सिर्फ मैनेज कर सके मैनेजमेंट को, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट मेथड या फिर थ्योरी। ठीक है, उसके बाद जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है, ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप होगा वो किसके लिए होगा जरूरी, जैसे कि इमरजेंसी कोई कंडीशन हो गई तो वहाँ पे हमें ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम बात करें रूटीन केयर की या रूटीन वर्क की, अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारा होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो यही बता रहा है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैनेजमेंट की जो नीड होती है वो डिफरेंट होती है, कि सिर्फ एक सिंगल बेस्ट वे नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल वे हो सकता है किसी भी सिचुएशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा कंटीजेंसी थ्योरी हो गई। तो ये हमारा थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थ्योरी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी थ्योरी दी गई है, पहले तो हमारी जो थ्योरी दी गई थी वो था हमारा क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, जिसमें आपके तीन आ रहे थे, ब्यूरोक्रेसी का आ रहा था, साइंटिफिक आ रहा था और प्रोसेस मैनेजमेंट का आ रहा था। फिर उसके बाद ह्यूमनिस्टिक स्कूल थ्योरी थी, जो कि हमें बता रहा था अगर वहाँ पर जो एम्प्लॉय होगा या पर्सन होगा वो अगर वैल्यू या सेटिस्फाई होगा तो वो क्या करेगा, अच्छे से काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करेगा। फिर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में दो था, एक सिस्टम थ्योरी था और एक कंटीजेंसी थ्योरी। ठीक है, तो अब उसके बाद चैलेंजेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के लिए। तो इसके बाद देखते हैं, तो ये सबसे पहला तो हम बात करें यहाँ पे जो हमने पढ़ा था ऑलरेडी, तो वो होता है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस। तो ठीक है, हर एक इंडिविजुअल क्या होता है, डिफरेंस होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके हमारे एटीट्यूड उसके अलग होते हैं। ठीक है, अलग तरीके से उसका परसेप्शन होता है, तो कहीं ना कहीं वो भी क्या होता है, एक चैलेंजेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। अब मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, क्या कर रहा है, उसका बिहेवियर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो वर्क परफॉर्मेंस होगा वो कैसा होगा, रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद रेजिस्टेंट टू चेंज, अगर मान लीजिए कोई नई चीज़ें आई है, ठीक है, कोई नई इक्विपमेंट आई, उसको एम्प्लॉय ने क्या किया, सीख लिया,
अब उसके लिए अब क्या करेगा, वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब उसको चेंज करेंगे तो फिर कहीं न कहीं एक डिफ़िकल्ट मतलब कि डिफ़िकल्ट होगा, जो स्मूथली रन हो चल रहा था ऑर्गेनाइज़ेशन, वो भी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो एक रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है कि नहीं अभी तो हुआ है तो उसको हम कैसे चेंज करें? तो ये भी एक हो सकता है चैलेंजेस। उसके बाद मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर एम्प्लॉय क्या होगा, मोटिवेटेड होगा, अगर उसका लगेगा कि हाँ मुझे मेरी वैल्यू वगैरह है, ठीक है, तो क्या होगा, उसको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा काम करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी और स्ट्रक्चर, ये भी एक मेंटेन करता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी या स्ट्रक्चर हो वो कैसा बनाया गया है, ठीक है, जो भी उसके रूल एंड रेगुलेशन है वो क्या करता है, प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, उसको फॉलो हो रही कि नहीं हो रही, वो भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को ये चैलेंजेस होता है वहाँ पे अफेक्ट करता है, ये भी देखते हैं। उसके बाद स्ट्रेस एंड वर्कलोड। तो स्ट्रेस एंड वर्कलोड भी क्या होता है, एक फैक्टर होता है जो कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में देखने को मिलता है। अगर एक पर्सन है जो एम्प्लॉय है जो स्ट्रेस में है, ठीक है, या फिर उसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं न कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा वो अचीव नहीं हो पाएगा। अगर वहीं क्या होगा, टीम कोलैबोरेशन होगा, ठीक है, वर्क का डेलीगेशन वगैरह होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, जो गोल होगा या ऑब्जेक्टिव होगा वो अचीव होगा, और वर्कलोड भी क्या होगा, कम होगा। तो एम्प्लॉय का जो स्ट्रेस होगा वो भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। पुअर कम्युनिकेशन की बात करें, ठीक है, तो पुअर कम्युनिकेशन की वजह से भी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर अफेक्ट करता है। कॉन्फ्लिक्ट अमंग द स्टाफ, अगर स्टाफ के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, वर्क का जो स्मूथली रन चल रहा है वो नहीं हो पाएगा, स्मूथली रन नहीं करेगा। तो ये भी अगर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर भी क्या होगा, अफेक्टेड होगा। लीडरशिप प्रॉब्लम, ठीक है, अगर जो लीडरशिप या फिर जो गाइडर या लीडर होगा वो वही अपना रोल क्या होगा, अच्छे से प्ले नहीं करता है, तो जिसके कारण से जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा वो भी अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है, बिहेवियर क्या होगा वो भी इंटरप्ट होगा। टेक्नोलॉजी चेंजेस, तो अगर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वगैरह आ रही है, कोई नई इक्विपमेंट आ रही है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक चैलेंजेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के लिए। तो ये था हमारा चैलेंजेस क्या हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के लिए। उसके बाद हम बात करें, इसमें आगे जो हमारा दिया गया है टॉपिक, वो दिया गया है रोल ऑफ नर्स। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्या रोल होता है नर्स का, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो होता है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है केयर प्रोवाइडर। तो जो नर्स वगैरह होती है क्या करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन में केयर प्रोवाइडर का काम करती है, जो भी वहाँ पे पेशेंट वगैरह आते हैं उनको केयर प्रोवाइड करती हैं। टीम मेंबर का काम करती हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, मल्टीपल एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, मल्टीपल क्या होते हैं, स्टाफ मेंबर होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक साथ में क्या करते हैं, काम करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल हो उसको अचीव कर सके। कम्युनिकेटर का काम करती है, ठीक है, जो नर्स मैनेजर होती है या फिर जो नर्सिंग स्टाफ होती है वो कम्युनिकेटर का काम करती है, जो भी चाहे अगर पेशेंट के बीच हो, पेशेंट से डॉक्टर के बीच में हो गया हो, या फिर स्टाफ मेंबर से जो हायर अथॉरिटी हो गया, उनके बीच में अगर बात करनी है तो वो भी कम्युनिकेटर का हो गया काम। लीडर का काम करती है, ठीक है, गाइड प्रोवाइड करती है, जो भी उनके अंतर्गत स्टाफ आते हैं या फिर सब ऑर्डिनेट आते हैं। रोल इन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, तो कहीं न कहीं जो भी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है, चाहे वो पेशेंट केयर को लेकर बात करें या फिर हॉस्पिटल की पॉलिसी को रिगार्डिंग बात हो, या फिर कहीं न कहीं इन्फेक्शन कंट्रोल वगैरह की जो क्वालिटी वगैरह हो रही है, उसको इम्प्रूव करने की बात करें तो वहाँ पर भी ये उनका रोल प्ले करती है। रोल इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, तो अगर किसी भी स्टाफ मेंबर में कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे जो नर्स मैनेजर होगी वो भी क्या करेगी, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में क्या करती है, रोल प्ले करती है। प्रमोटिंग करती है पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, तो सही बात है कि जो भी वहाँ का इन्वायरमेंट होगा वो भी क्या करेगी, प्रमोट करेगी कि पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट बना रहे ताकि जो वहाँ पे जो वर्क चल रहा है वो स्मूथली रन कर सके। उसके बाद रोल इन चेंज मैनेजमेंट, तो जो भी क्या हो रहा है वहाँ पे चेंजेस वगैरह लाया जा रहा है, ठीक है, कोई मतलब कि एरर वगैरह आ रहा है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी चेंजेस, प्लानिंग चेंजेस जो थ्योरी थी हमारा, पहले क्या हो रहा था, अनफ्रीजिंग हो रहा था, फिर उसके बाद चेंजिंग हो रहा था, फिर रीफ्रीजिंग। तो जो भी चेंजेस वगैरह आ रहे हैं स्टाफ के जो ये प्रोसीजर के बीच में आ रहा है, कोई टेक्नोलॉजी के बीच में आ रहा है, उसको कैसे मैनेज करना है, हैंडल करना है, वहाँ पर भी उनका रोल प्ले करती है ये। उसके बाद हम मोटिवेशन एंड मोरल बिल्डिंग में भी कहीं न कहीं ये हेल्प करती है। तो ये बेसिकली कुछ रोल थे जो नर्सेज़ के द्वारा परफ़ॉर्म किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन बिहेवियर को अच्छे से रन कराने के लिए, ठीक है? तो ये आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि क्या रोल हो सकता है मैनेजर का ऑर्गेनाइज़ेशन बिहेवियर में। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक दिया गया है सिलेबस में वो दिया गया है ग्रुप डायनामिक।
तो ग्रुप डायनेमिक क्या होता है, बेसिकली इट रेफर टू द बिहेवियर इंटरेक्शन एंड द रिलेशनशिप ऑन द मेंबर ऑफ ए ग्रुप। किसी भी मेंबर यानी कि जो ग्रुप में कोई मेंबर है वो कैसे बिहेव कर रहा है, कैसा उसका रिलेशनशिप है, कैसा इंटरेक्शन है उस ग्रुप के बीच, ठीक है। तो वो होता है हमारा ग्रुप डायनेमिक। ये क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डायनेमिक हेल्प करता है नर्स मैनेजर टू इम्प्रूव टीम वर्क। अब ये क्यों जरूरी होता है किसी भी नर्स मैनेजर के लिए, तो कहीं ना कहीं ये टीम वर्क में क्या करता है, हेल्प करता है उसको इम्प्रूव करने में। रिड्यूस कंफ्लिक्ट, जो भी टीम मेंबर के बीच में कंफ्लिक्ट हो रहा है या उसको रिड्यूस करता है, इंक्रीज करता है एफिशिएंटली। अगर उनके अंतर्गत क्या होगा, कंफ्लिक्ट वगैरह नहीं होगा तो साथ में काम करके अच्छे से क्या होगा, होगा जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसको अचीव करेंगे, तो वर्क क्या होगा वहाँ पे एफिशिएंटली इंक्रीज हो जाएगा। प्रोवाइड ए क्वालिटी पेशेंट केयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करता है, हेल्प करता है समझने में, ठीक है। अगर वो अच्छे से समझती है नर्स मैनेजर की ग्रुप डायनेमिक का क्या हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए होता है। उसके बाद हम मीनिंग समझे कि ग्रुप का क्या मीनिंग होता है। तो ग्रुप क्या होता है, इज अ कलेक्टिव ऑफ टू और मोर पीपल हु इंटरेक्ट विथ ईच अदर, शेयर कॉमन गोल एंड वर्क टुगेदर। तो जो हमारा ग्रुप का एक शॉर्ट अगर डेफिनेशन समझे तो ये क्या होता है, ग्रुप एक कलेक्शन होता है ऑफ टू या मोर पीपल जो कि क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक साथ, ठीक है, शेयर करते हैं अपने कॉमन गोल और वर्क करते हैं टुगेदर। तो ये ग्रुप का आपका डेफिनेशन पूछा जा सकता है, बहुत बार वाइवा वगैरह में पूछा जाता है, तो इसको आप देख लीजिएगा, इजी है। उसके बाद डेफिनेशन देखें कि ग्रुप डायनेमिक का क्या डेफिनेशन होता है, ये देख लेते हैं। तो ग्रुप डायनेमिक इज द स्टडी ऑफ फोर्स ऑपरेटिंग विद इन एन ग्रुप दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, परफॉर्मेंस एंड रिलेशनशिप ऑफ इट्स मेंबर। तो ग्रुप डायनेमिक क्या करता है, एक ऑपरेटिव होता है किसी भी ग्रुप को ऑपरेट करने का, कि कैसे वहाँ के जो एम्प्लॉय या मेंबर हैं कैसे वो बिहेव करते हैं, कैसे उनके परफॉर्मेंस या रिलेशनशिप है उस टीम के प्रति। तो सारी चीज़ों क्या करता है वो ग्रुप डायनेमिक स्टडी होती है, ठीक है। ग्रुप डायनेमिक में हम करते हैं। अब सिंपल में समझे तो इट एक्सप्लेन करता है हाउ पीपल बिहेव व्हेन दे वर्क टुगेदर इन ए ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे एक एम्प्लॉय या जो पर्सन है उस ग्रुप में क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्रुप की बात करें तो टाइप्स क्या हो सकता है ग्रुप का, ये देख लेते हैं। तो बेसिकली जो फर्स्ट टाइप दिया गया है यहाँ पे फॉर्मल ग्रुप होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म होता है उसके वर्क के रिकॉर्डिंग। तो ये फॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे कि नर्सिंग स्टाफ ऑफ आईसीयू, ठीक है, वहाँ पे जो ग्रुप बनाए जाते हैं, जैसे कि नर्सिंग के जो आईसीयू में क्या होगा, एक नर्सिंग टीम होगा, ठीक है, जो कि किसी भी पेशेंट को या फिर कोई भी प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। इन्फेक्शन कंट्रोल कम्युनिटी होती है, ठीक है, वहाँ पर भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं। तो ये एक फॉर्म बनाया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्मल वे में बनाया जाता है। इनफॉर्मल वे में जो ग्रुप बनता है जैसे कि फॉर्म नेचुरली बेस्ड ऑन द फ्रेंडशिप या फिर इंटरेस्ट बेस पे जो बनता है, जो हम लोग बनाते हैं, जैसे हमारा ग्रुप सर्कल वगैरह हो गया, ठीक है, तो वो सब होते हैं हमारे इनफॉर्मल ग्रुप में। जैसे कि नर्सेस हैविंग अ लंच टुगेदर, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ क्या करते हैं, लंच करते हैं साथ में, वो कोई उनका फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, वो इनफॉर्मल रिलेशनशिप है। सपोर्ट ग्रुप अमंग द नाइट ड्यूटी नर्स वगैरह के साथ जो रहते हैं, ठीक है, सपोर्ट ग्रुप जो वहाँ पे रहते हैं वो होते हैं। उसके बाद हम बात करें टास्क ग्रुप होता है अगला जो आता है हमारा, जो कि टेम्प्रेरी ग्रुप फॉर्म बनता है फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग एंड अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। तो ये कुछ मतलब कि टेम्प्रेरी ग्रुप होता है जो कि परफॉर्म बनाया जाता है किसी भी पर्पज को या टास्क को कंप्लीट करने के लिए। फिर जैसे ही वो टास्क हमारा क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, फिर वो जो ग्रुप होता है क्या होता है, अलग हो जाता है अपना, मतलब कि अब सब लोग इंडिविजुअली अपना काम करने लगते हैं। तो ये तो हमारा हो गया टास्क ग्रुप। उसके बाद हम बात करें एलिमेंट या फिर कंपोनेंट की बात करें कि क्या एलिमेंट या कंपोनेंट होता है ग्रुप डायनेमिक का। तो सबसे पहले तो बात करें इसमें ग्रुप का साइज। तो ग्रुप का साइज कैसा है, अगर ग्रुप का साइज क्या हो, स्मॉल हो, ठीक है, तो बेटर कम्युनिकेशन वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें ग्रुप का साइज क्या हो, लार्ज ग्रुप साइज हो तो मोर आइडिया बट लेस कोऑर्डिनेशन देखने को मिल सकता है। अब लार्ज ग्रुप है तो यहाँ पर भी क्या होता है, कन्फ्लिक्ट अराइज होने की ज़्यादा संभावना रहती है लार्ज ग्रुप में एज कम्पेयर टू स्मॉल ग्रुप में। उसके बाद ग्रुप रोल क्या होता है, इच मेंबर हैज अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी उस ग्रुप में मेंबर होते हैं उनकी एक क्या होती है, अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको काम करने का। उसके बाद हम बात करें इसमें
ग्रुप के नॉर्म्स होते हैं जो कि रूल एंड स्टैंडर्ड फॉलो बाय द ग्रुप मेंबर, जो भी वो उस ग्रुप के मेंबर होंगे वो क्या करेंगे, जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उस ग्रुप के रिगार्डिंग, जब पॉलिसी जो रहेगी उसको क्या करेंगे, हर एक मेंबर क्या करेंगे, फॉलो करते हैं। उसके बाद आता है लीडरशिप। तो लीडर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है ग्रुप का बिहेवियर। तो उस ग्रुप में क्या, उस टीम में या ग्रुप में एक लीडर होता है जो कि क्या करता है, ग्रुप के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है कि कैसे वो जो ग्रुप में एम्प्लॉय हैं वो वर्क करते हैं या कैसे वर्क करेंगे, किस डायरेक्शन में करेंगे, वो सारी चीज़ें क्या करता है, लीडर उसको गाइड करता है। कम्युनिकेशन फ्लो होता है इंफॉर्मेशन विद इन अ ग्रुप। जो भी कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो लीडर के द्वारा हो रहा हो चाहे फिर कोई एम्प्लॉय के द्वारा हो रहा है, उसके बीच में वहाँ पे क्या होता है, आपस में वो लोग कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। हम थ्योरी भी इसमें आपके बुक में दिया गया होगा, पर इतना थ्योरी, ये भी उसमें थ्योरी में ही आता है, जो टकमान मॉडल थ्योरी आता है। तो इसको देख ले, एक थ्योरी सफिशिएंट होता है अगर आप पढ़ रहे हैं तो। स्टेजेस की बात करें या फिर हम थ्योरी की बात करें, तो थ्योरी हमारा है टकमान मॉडल थ्योरी है। स्टेजेस जो इसमें दिए गए हैं ग्रुप डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप दिया गया है वो है, इसमें बात कर रहा है कि फॉर्मिंग। तो फॉर्मिंग क्या होता है, मेंबर क्या करते हैं, मीट करते हैं, अंडरस्टूड करते हैं रोल। ठीक है, तो सब इसमें क्या होता है, जो मेंबर करते हैं वो पहले क्या एक दूसरे से मिलते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है और समझते हैं कि हमारे क्या रोल हैं उस ग्रुप में। फिर उसके बाद क्या होता है, स्टॉर्मिंग होता है, उनके बीच क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है या फिर डिसएग्रीमेंट वगैरह अराइज होता है। कभी कभी क्या होता है कि ग्रुप में 10 लोग हैं, तो 10 लोग के आइडिया क्या है, डिफरेंट हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उनके आइडिया फॉलो नहीं होते हैं, ठीक है, उन्हें लगता है कि नहीं हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, डिसएग्रीमेंट अराइज होता है। तो ये हो गया स्टॉर्मिंग फेज हो गया, फिर स्टेज हो गया। उसके बाद आता है हमारा नॉर्मिंग स्टेज, जो कि फिर उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह क्या होता है, रिजॉल्व अगर उनके कर देते हैं तो मेंबर क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं और कोऑपरेट करते हैं उस टीम में। ठीक है, तो फिर उसके बाद परफॉर्मिंग होगा। अब एडजस्ट कर लिए, कोऑपरेट कर लिए, तो फिर क्या करेंगे, ग्रुप वर्क एफिशिएंटली टुवर्ड द गोल। तो जो भी गोल या ऑब्जेक्टिव होगा उसके वो क्या करेंगे, वर्क को परफॉर्म करेंगे। और फिर एडजॉइनिंग, जैसे ही क्या होगा, ग्रुप क्या होगा, डिजॉल्व आफ्टर द टास्क कंप्लीट। जैसे ही जो टास्क होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ग्रुप क्या होंगे, अपना अपना काम देखने लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टेज होता है। 5 स्टेज आते हैं ग्रुप डेवलपमेंट के, जो टकमान मॉडल के अकॉर्डिंग है। पहले देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये ग्रुप। ठीक है, फॉर्मिंग होता है, स्टॉर्मिंग होता है, नॉर्मिंग होता है, परफॉर्मिंग और एडजॉइनिंग होता है। फॉर्मिंग में पहले लोग मिलेंगे और उनके रोल समझेंगे। स्टॉर्मिंग मतलब कि क्या हो रहा है, वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, डिसएग्रीमेंट वगैरह हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं। लड़ाई झगड़े का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनके थॉट वगैरह क्या हो रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें होती है। फिर उसके बाद नॉर्मिंग हो जाती है, यानी कि नॉर्मल हो जाता है। जो भी वहाँ का कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है, एडजस्ट करते हैं एक दूसरे को और कोऑपरेट करते हैं। फिर उसके बाद जब एडजस्ट कर लेंगे तो परफॉर्म करेंगे, परफॉर्मिंग आ जाएगा तो परफॉर्म करेंगे ताकि जो वो गोल हो वो क्या हो, अचीव हो। फिर एडजॉइनिंग, यानी जैसे ही गोल अचीव होगा फिर वो अपने ग्रुप क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, अपना अपना वो काम करेंगे। तो ये हमारा हो गया स्टेजेस। फिर उसके बाद ग्रुप बिहेवियर इन नर्सिंग। तो क्या इंपॉर्टेंस है ग्रुप बिहेवियर का इन नर्सिंग में, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें दिया गया है पॉजिटिव ग्रुप बिहेवियर। तो कहीं न कहीं जो पॉजिटिव ग्रुप बिहेवियर होता है वो क्या करता है, कोऑपरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, म्यूचुअल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो भी स्टाफ के मेंबर के बीच में होता है, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक बनाए रखता है उस स्टाफ या फिर एम्प्लॉय के बीच। तो ये हो गया हमारा ग्रुप बिहेवियर, अगर पॉजिटिव ग्रुप बिहेवियर की बात करें। जैसे कि एग्जांपल समझे कि हेल्पिंग कॉलेजेस ड्यूरिंग द हैवी वर्कलोड। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक पॉजिटिव ग्रुप बिहेवियर वहाँ पे शो करता है। अगर कोई कॉलेजियस है जो अपने आपके साथ वाला है, ठीक है, कोई स्टूडेंट या एम्प्लॉई जो आपके साथ वर्क कर रहा है, तो वो क्या करता है, अगर उसके पास ज़्यादा वर्क है तो आप उसका क्या करेंगे, हेल्प करेंगे ताकि जो उसका वर्कलोड हो क्या रिड्यूस हो। तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव ग्रुप बिहेवियर शो करता है या फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव ग्रुप बिहेवियर जो होता है, फॉर्म होता है, वो होता है जिसमें उसके अंदर कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, ग्रुपिज्म होता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे कि क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ उस ग्रुप में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। ठीक है, जो उनके क्या हो रहा है, आइडिया मैच नहीं कर रहे हैं, जो उनके थॉट हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ग्रुपिज्म हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, हर ग्रुप का क्या हो रहा है, अपना ही अलग चल रहा है कि नहीं। देखते हैं कि आप कॉलेज में भी देखते होंगे कि जैसे क्या होता है कि सब लोग क्या होते हैं, उनके अंदर ग्रुपिज्म होता है कि नहीं ये मेरा ग्रुप है, ये आपका ग्रुप है। ठीक है, तो कहीं न कहीं अगर ग्रुपिज़्म हो रहा है तो जो ऑर्गेनाइज़ेशन का गोल होगा वो अचीव नहीं होगा।
ऑर्गेनाइजेशन का गोल तब अचीव होगा जब क्या होंगे, सभी लोग क्या करेंगे, एक साथ मिलकर क्या करेंगे, उस गोल के प्रति काम करेंगे, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा, अचीव होगा। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अगर उनके बीच रहता है तो कहीं ना कहीं ये भी अफेक्ट करता है जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होने के अचीव। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, नेगेटिव ग्रुप बिहेवियर को शो करते हैं। उसके बाद फैक्टर क्या हो सकता है अफेक्टिंग जो होता है ग्रुप डायनेमिक, तो ये देख लेते हैं। पर्सनालिटी ऑफ मेंबर, वही सही बात है, और ऑलरेडी हम लोग पढ़ते आ रहे हुए हैं कि हर एक मेंबर की पर्सनालिटी एटीट्यूड वगैरह अलग होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है ग्रुप डायनेमिक को। मोटिवेशन, अगर उनको प्रॉपर तरीके से मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो ग्रुप में जो वर्क काम कर रहा है वो एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा। लीडरशिप स्टाइल, अगर लीडरशिप स्टाइल अच्छे से नहीं है, जो एक क्वालिटी ऑफ लीडर होनी चाहिए वो भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी अफेक्ट करता है ग्रुप डायनेमिक को। कम्युनिकेशन पैटर्न, अगर हम बात करें कम्युनिकेशन पैटर्न आपका अच्छा नहीं है, गुड कम्युनिकेशन आपकी स्किल नहीं है, तो कहीं न कहीं वो भी जो ग्रुप बना हुआ है उसमें स्मूथली जो रन कर रहा है वर्क, वो नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डिफरेंट होता है स्टाफ के कल्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ग्रुप स्ट्रक्चर एंड नॉर्म्स, तो जो भी ग्रुप स्ट्रक्चर बनाया गया है वो किसका बनाया गया है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए बनाया गया है, लॉन्ग टर्म के लिए बनाया गया है, या फिर जो वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन वगैरह हैं वो कैसे हैं उस ग्रुप के अंतर्गत, ठीक है, फ्लेक्सिबल हैं या फिर रिजिड है, वो सारी चीज़ें क्या करता है, अफेक्ट करता है जो भी ग्रुप डायनेमिक होता है उसको। तो ये फैक्टर होते हैं, ठीक है, जो कि आपको मेंशन करने रहेंगे अगर पूछा जाता है कि क्या फैक्टर होंगे अफेक्टिंग ग्रुप डायनेमिक। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनेमिक इन नर्सिंग, अब नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है इसका हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें दिया गया है इम्प्रूव पेशेंट केयर। अब इम्प्रूव पेशेंट केयर कैसे होगा, टीम वर्क क्या होगा, रिड्यूस करता है एरर को, ठीक है। अगर क्या होंगे, जो एम्प्लॉय वगैरह होंगे एक साथ मिल के काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एरर होता है वो रिड्यूस होता है, जो क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर होती है क्या होती है, इंप्रूव होती है। दूसरा, इनहेंस जॉब सेटिस्फैक्शन। अब इनहेंस जॉब सेटिस्फैक्शन क्या हो रहा है, अगर उस एम्प्लॉय को एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलता है जिसकी वजह से उसका स्ट्रेस वगैरह रिड्यूस होता है, जो वर्कलोड होता है वो भी क्या होता है, रिड्यूस होता है, तो उसको क्या होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन उसका क्या होगा, इनहेंस होगा। रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, तो रिड्यूस कन्फ्लिक्ट का मतलब ये हो रहा है कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग द स्टाफ, कि हर एक स्टाफ के नीड को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, जो भी उनके अंतर्गत कन्फ्लिक्ट या फिर प्रॉब्लम एराइज हो रहा है अगर उसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं जो कन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहा है वो भी रिड्यूस होगा, ठीक है। प्रमोट प्रोफेशनल ग्रोथ, अब प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे होगा, उस जब ग्रुप बन रहा है तो क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट आइडिया वहाँ पे आ रहे हैं, तो जिससे क्या करेंगे वो लर्न करेंगे फ्रॉम पीयर, यानी कि जो सेम ग्रुप या सेम लेवल वाले एज वाले होंगे उनके साथ क्या करेंगे, वो लर्न करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे और उनका प्रोफेशनल जो ग्रोथ होगा वो भी कहीं डेवलप होगा। उसके बाद रोल ऑफ नर्स मैनेजर इन ग्रुप डायनेमिक, तो क्या रोल होता है नर्स मैनेजर का ग्रुप डायनेमिक में, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है इनकरेज टीम वर्क। सही बात है कि जो नर्स मैनेजर क्या करेगी, इनकरेज करेगी टीम वर्क को, ताकि जो इफेक्टिवली वर्क जो हो क्या हो, रन हो। रिजॉल्व करेगी कंफ्लिक्ट, जो भी उस टीम में या फिर मेंबर के बीच जो भी कंफ्लिक्ट अराइज हो रहा है उसको रिजॉल्व करेगी। प्रोवाइड करेगी लीडरशिप, ठीक है, इंप्रूव करेगी कम्युनिकेशन और मोटिवेट करेगी स्टाफ मेंबर को ताकि वो क्या करे, अच्छे से वर्क को परफॉर्म करे। उसके बाद आप इसमें एडवांटेज मेंशन कर सकते हैं कि इफेक्टिव डायनेमिक, जो ग्रुप डायनेमिक होता है उसका क्या एडवांटेज होता है, हाई प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर होता है, बेटर ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है सक्सेस, यानी कि जो उसका गोल होता है वो क्या होता है, अचीव होगा। अगर बेटर क्या होगा, एक इफेक्टिव ग्रुप डायनेमिक उस ऑर्गेनाइजेशन में बना रहेगा तो ये सारी चीज़ें क्या करेगी, अच्छे से रन करेगा। तो ये हो गया हमारा ग्रुप डायनेमिक, खत्म हो गया यहाँ पे। आगे देखिए जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हुए हैं, जब नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ रहे थे वहाँ से हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, बहुत जगह पे हमें मिला हुआ है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की। आईपीआर हमेशा क्या होता है, एक इफेक्टिव वे होता है कोई भी कम्युनिकेशन का या फिर कोई भी मैसेज को क्या करना है, डिलीवर करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम भी देख लेते हैं, शॉर्टली में देखेंगे, ज़्यादा इसमें डीप में नहीं देखेंगे। तो ये क्या होता है, इट इज रेफर टू द इंटरेक्शन एंड कनेक्शन बिटवीन टू या मोर पीपल्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंटरेक्शन बताता है, कनेक्शन बनाता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच। हेल्दी आईपीआर जो कि हेल्प करता है, ठीक है, इफेक्टिव टीम वर्क में, क्वालिटी पेशेंट केयर में, जॉब सेटिस्फैक्शन में, पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट में। तो अगर आईपीआर क्या होगा, एक हेल्दी वे में रन होगा तो कहीं ना कहीं जो
टीम वर्क होगा कैसा होगा, इफेक्टिव वे में रन करेगा, पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ केयर होगी वो भी कैसा होगा, इम्प्रूव होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, जो भी एम्प्लॉय मेंबर हैं, ठीक है, अगर एम्प्लॉय और जो एम्प्लॉयर है अगर उनके बीच में क्या होगा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होगा, ठीक है, जो उनके नीड वगैरह है अगर उनके फुलफिल हो रही है, उनको सिक्योरिटी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है उस एम्प्लॉय को, पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट अगर बना रहता है तो वर्क का जो होगा स्मूथली रन करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, इसका रिलेशनशिप हेल्प करता है। इसके बाद डेफिनेशन देख लें शॉर्टली में। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है, अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन बिटवीन द इंडिविजुअल। सही बात है कि ये क्या होता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है जिसमें ट्रस्ट, रेस्पेक्ट और कॉर्पोरेशन होता है इंडिविजुअल के बीच। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इट मीन्स हाउ पीपल कम्युनिकेट एंड बिहेव विथ ईच अदर ऑन डेली वर्क लाइफ। तो ये इसका मतलब ये हो रहा है कि कैसे लोग क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं आपस में उनके डेली वर्क लाइफ में, ठीक है। उसके बाद आता है इसके टाइप्स। तो सबसे पहला जो इसमें टाइप दिया गया है उसमें सोशल रिलेशनशिप के रिकॉर्डिंग बात किया गया है कि बोथ इंडिविजुअल आर इक्वली इन्वॉल्व एंड आर कंसर्न विद द मीटिंग। तो जो इसमें होता है एंड देयर ऑन नीड थ्रू द रिलेशनशिप, ये बता रहा है कि जो इंडिविजुअल, दोनों ही इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं, इक्वली इन्वॉल्व होते हैं किसी भी मीटिंग में, उनके नीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद बेसिकली इंटीमेट आता है हमारा रिलेशनशिप, जो कि पीपल बनाता है हु वर मोर कमिटेड टू वन अनदर फॉर केयरिंग एंड सपोर्ट। ये बेसिकली हमें फ्रेंडशिप वगैरह में देखने मिल सकती है, ठीक है, या फिर जो लविंग वगैरह करते हैं या फिर जो कपल्स होते हैं उनके बेस में देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा स्टाफ मेंबर होगा या फिर कमिटेड करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो बेसिकली जो इंटीमेट रिलेशनशिप ज़्यादा हमें जो केयरिंग पर्सन या फिर जो हमारे फैमिली मेंबर होते हैं वहाँ पे वो ज़्यादा देखने को मिलता है ये रिलेशनशिप। उसके बाद थेरेपेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर और जो पेशेंट होते हैं उनके बीच में देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया आपका टाइप्स हो गया। उसके बाद एलिमेंट क्या हो सकते हैं गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के, तो एलिमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें दिया गया है कम्युनिकेशन, ठीक है। हाँ, उस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को फॉर्म करने के लिए क्या होता है, कम्युनिकेशन होना चाहिए उनके बीच में। वो भी कैसा कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए और टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। एम्पैथी होनी चाहिए, ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट और कॉर्पोरेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हेल्प करती है एक गुड इंटरपर्सनल रिलेशन को फॉर्म करने में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े तो इसमें आता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन नर्सिंग। अब नर्सिंग में क्या इसका इम्पोर्टेंस है ये हम देख लेते हैं। इम्प्रूव करता है पेशेंट केयर। तो अगर जो कम्युनिकेशन हम बात करें, चाहे वो पेशेंट के बीच में हो रहा हो, चाहे वो डॉक्टर के बीच में हो रहा है या फिर नर्सिंग स्टाफ के बीच में हो रहा है, अगर वो क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो कहीं ना कहीं जो इम्प्रूव होगा हमारा पेशेंट का जो क्वालिटी ऑफ केयर होगा वो कैसा होगा, इम्प्रूव होगा। इन्हेंस होगा जॉब सेटिस्फैक्शन, अगर कम्युनिकेशन अच्छे से हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। रिड्यूस होगा कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये भी रिड्यूस करता है, हेल्प करता है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, ठीक है। तो अगर गुड कम्युनिकेशन अगर मेंटेन रहता है किसी भी स्टाफ के बीच तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होता है। प्रमोट करता है टीम वर्क, तो ये भी सही बात है कि टीम वर्क को प्रमोट करता है और इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन स्किल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस होंगे जो आईपीआर का नर्सिंग में आपको देखने को रहेंगे। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग आईपीआर, अब कौन से फैक्टर होंगे जो कि अफेक्ट करेंगे, वही है पर्सनालिटी डिफरेंस होती है सबकी, एटीट्यूड एंड बिहेवियर सबका डिफरेंस होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल सबके जो होते हैं, बात करने का तरीका अलग होता है, ठीक है, कोई वन वे कम्युनिकेशन पसंद करता है, कोई टू वे कम्युनिकेशन को प्रेफर करता है, तो ये भी हो सकता है। स्ट्रेस एंड वर्कलोड, वहाँ पे क्या होता है, जो आईपीआर या फिर जो मूड या इमोशन होता है वो चेंज होते रहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन या आईपीआर को। उसके बाद कल्चरल डिफरेंस, तो हर एक कल्चर का क्या होता है, डिफरेंट रूल एंड नॉर्म रेगुलेशन वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या करता है, अफेक्ट करता है आईपीआर को मेंटेन करने में। उसके बाद रोल ऑफ नर्स इन मेंटेनिंग गुड आईपीआर, अब नर्सेस का क्या रोल हो सकता है आईपीआर को मेंटेन करने का, तो ये क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी क्लियरली एंड रेस्पेक्टफुली, ठीक है। ये ना कि नर्सेस की ही नहीं है, अगर किसी भी आईपीआर को अच्छे से मेंटेन करना होता है तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए और रेस्पेक्टफुल भी वे में होना चाहिए, चाहे हम कहीं पर भी क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं
ये सिर्फ नर्सेज के लिए नहीं, आपके डेली लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंस होता है। मेंटेन जो प्रोफेशनल बिहेवियर। अब अगर किसी आप प्रोफेशनल में किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप प्रोफेशनली शो करेंगे। आप वैसे नहीं कम्युनिकेट करेंगे जैसे आप घर पे कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर अपने दोस्तों से कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल प्लेस पे क्या करेंगे, आप प्रोफेशनल बिहेवियर को अपने शो करेंगे, जो भी एटीट्यूड वगैरह होगा, ठीक है, वहाँ पे वो पॉजिटिव एटीट्यूड वगैरह वहाँ पे आप शो करेंगे। प्रमोट करेंगे टीम वर्क, ठीक है, तो ये भी होता है कि प्रमोट करती है टीम वर्क को, ताकि जो वर्क हो क्या हो, इफेक्टिवली हो, वहाँ पे परफॉर्म हो, और शो करेगी इम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो एम्प्लॉय के बीच या फिर स्टाफ मेंबर के बीच क्या होगा, इम्पैथी शो करेगी और अंडरस्टैंड करेगी जो भी उसकी नीड वगैरह होगी। उसके बाद रिजॉल्व करेगी कंफ्लिक्ट कामली, ठीक है, तो रिजॉल्व करेगी जो भी कंफ्लिक्ट वगैरह होगा उसको कामली। ये नहीं कि आप हाइपर हो जाए, ठीक है, आप कामली क्या करें, लिसन करें, जो भी दोनों पार्टी हैं उनके बाद जो भी बात है उनको क्या करें, केयरफुली लिसन करें, और जो भी कंफ्लिक्ट वगैरह हो उनका एक सोल्यूशन उनको प्रोवाइड करें। तो ये तो रोल हो गया नर्सिस का मेंटेनिंग इन गुड आईपीआर में। उसके बाद इम्प्रूविंग आईपीआर की बात करें तो इसमें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आईपीआर को या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को। तो सबसे पहले इसमें बात कर रहा है कि एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। तो एक्टिव लिसनिंग सब ये हो रहा है कि अब क्या हो रहा है, पहले आप चीज़ों को अच्छे से सुने, फिर उसके बाद क्या करें, रेस्पॉन्स करें। ये नहीं कि अगर कोई बीच में कोई आपको बोल रहा है, ठीक है, फिर आप में भी क्या करें, उसमें बीच में बोलने लगे, नहीं। पहले आपके अंदर एक्टिव लिसनिंग की क्वालिटी होनी चाहिए, पहले आपकी सुनने की क्वालिटी होनी चाहिए, फिर आप क्या करें, स्पीक करें। गुड कम्युनिकेशन एंड रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप कम्युनिकेशन करें, गुड वे में होना चाहिए और रिस्पेक्ट के साथ होना चाहिए। कंटिन्यू लर्निंग, ठीक है, चीज़ों को क्या होना है, सीखते रहना चाहिए, ताकि जो आपका प्रोफेशनल या पर्सनल ग्रोथ हो वो भी क्या हो, डेवलप हो सके। पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करना चाहिए, ताकि जो आपका कम्युनिकेशन हो या फिर जो हो आपका क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन वगैरह हो, वो क्या हो, इफेक्टिव वे में क्या हो, रन करे, ठीक है। जिससे क्या हो, आप टीम मेंबर में जब भी आप काम कर रहे हैं पॉजिटिव एटीट्यूड शो करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, रेस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं डेवलप होगा, और जो कम्युनिकेशन या आईपीआर वगैरह होगा वो भी प्रॉपर तरीके से इम्प्रूव होगा। इमोशनल इंटेलिजेंसी, ठीक है, आप अपने इमोशन पे क्या होता है, आपका कितना कंट्रोल है कितना नहीं है, वो सारी चीज़ें अफेक्ट करता है आईपीआर को। तो आप अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है, चीज़ों को आप हैंडल कर पा रहे हैं सिचुएशन को, तो कहीं न कहीं एक इम्प्रूविंग मेथड हो सकता है आईपीआर के लिए। और कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन स्किल, अगर आपके अंतर्गत क्या है, कॉन्फ्लिक्ट किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने की कैपेसिटी है, स्किल है, तो आप क्या है, एक इम्प्रूव कर सकते हैं आईपीआर को। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया शॉर्टली आईपीआर का। आईपीआर बेसिकली अगर 5 मार्क्स में आता है तो आपको इतना ही मेंशन करना रहेगा। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन टाइप करना चाहें तो आप टाइप कर सकते हैं, नहीं तो फिर एलिमेंट वगैरह कर देंगे, इंपॉर्टेंस क्या है, रोल ऑफ नर्स वगैरह आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा आता है, इसमें दिया गया है ह्यूमन रिलेशनशिप। तो ह्यूमन रिलेशनशिप क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ये भी आपका आईपीआर के जैसा ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये डील विद द इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करें ये क्या हो रहा है, यानी कि जो भी रिलेशनशिप होता है, उनका इंटरेक्शन होता है, जो भी वो एम्प्लॉई या फिर जो भी पीपल्स उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके बीच ये देखने को मिलता है, ठीक है। फिर और भी जगह जैसे अब कॉमन ये जैसा कि उन्हीं के बीच में नहीं, कोई भी ह्यूमन रिलेशन हो, जैसे चाहे वो एक पर्सन दूसरे पर्सन से कैसे क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, जो भी रिलेशनशिप बना रहा है, फॉर्म कर रहा है, वो भी हो सकता है ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसलिए हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी चीज़ें हो रही है। उसके बाद अगर हम नर्सिंग में बात करें तो ह्यूमन रिलेशनशिप फोकस करता है ऑन मेंटेनिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप अमंग द नर्स, पेशेंट, डॉक्टर एंड अदर हेल्थ केयर वर्कर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। तो कहीं ना कहीं एक हार्मोनियस रिलेशनशिप फॉर्म करता है, कोई भी स्टाफ के बीच वो कह सकते हैं, चाहे हम डॉक्टर के बीच बात करें, चाहे पेशेंट के बीच बात करें, ताकि एक जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो इफेक्टिव वे में क्या हो, अचीव हो, ठीक है। अब गुड ह्यूमन रिलेशन क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट एंड देन इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी। सही बात है कि जो एक अच्छा कम्युनिकेशन या फिर गुड रिलेशनशिप क्या करता है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है, जहाँ पे क्या हो, जो वर्कलोड वगैरह हो रहा है वो भी कम हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट भी कैसा हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और जो इम्प्रूव हो रहा है एफिशिएंसी, यानी कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विस हो रही है वो भी क्या हो रही है, इम्प्रूव होगा। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव या हम पर्पज की बात करें
तो बेसिकली ये क्या करता है, टू प्रमोट टीम वर्क। तो ह्यूमन रिलेशनशिप बेसिकली प्रमोट करता है टीम वर्क को, ठीक है, रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस को। ऑलरेडी हम लोगों ने ये सब आईपीआर में पढ़ रखा है चीज़ें, ठीक है। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, अगर अच्छे से क्या होगा वहाँ पे कम्युनिकेशन होगा, रिलेशनशिप अच्छा उनके बीच होगा, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह अगर कम होंगे तो इम्प्रूव होगा क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, ठीक है। इम्प्रूव होगा कम्युनिकेशन में भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन और टू मीट ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ये कहीं ना कहीं हर एक एरिया में क्या कर रहा है, इफेक्ट शो करता है। उनको इम्प्रूव करने में भी क्या होता है, पर्सनल, चाहे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें, पर्सनल या फिर प्रोफेशनल, दोनों में ही ये क्या करता है, हेल्प करता है ह्यूमनशिप रिलेशनशिप। तो ह्यूमन रिलेशनशिप हो गया। अब उसके बाद टेक्निक क्या होता है, टू मेंटेन इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एक इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशनशिप को मेंटेन करें, ये देखते हैं। सबसे पहला इसमें क्या होता है, कॉमन गोल होना चाहिए, ठीक है। जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक कॉमन गोल होना चाहिए, जिसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह अराइज हो रहे हैं वो क्या हो, कम हो, ठीक है। उसके बाद हारमोनियस वर्क इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो हारमोनियस वर्क इन्वायरमेंट मतलब कि जो भी वहाँ पे वर्क डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो रहा है वो क्या हो, एक स्मूथली हो, ठीक है। जो नर्स और पेशेंट के बीच जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है या फिर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो भी क्या हो, गुड कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे वो डॉक्टर के बीच में हो रहा हो वो भी कम्युनिकेशन, या फिर स्टाफ मेंबर के बीच में। तो एक वहाँ पे क्या हो रहा है, गुड कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, हारमोनियस बना रहता है। उसके बाद एडॉप्टिव लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। जो भी वहाँ पे लीडर वगैरह है क्या हो रहा है कि एडॉप्टिव वे में क्या करे, रन करे, ताकि जो इफेक्टिव क्या हो, कम्युनिकेशन वो भी क्या हो, अराइज हो वहाँ पे। एडॉप्टबिलिटी होनी चाहिए। सही बात है कि जो भी वहाँ का स्टाफ है, एम्प्लॉय मेंबर है, वो कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है या फिर किसी भी सिचुएशन में कैसे अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है, उसकी एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। तब जाके क्या होगा, इफेक्टिव रिलेशनशिप बन सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, तो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन रिलेशनशिप जो हम बात करते हैं वो भी क्या होता है, इफेक्टिवली रन करता है। अगर एम्प्लॉय वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं होगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का वो भी अचीव नहीं होगा, ठीक है। ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन द लीडर है हो के बीच में और या फिर जो स्टाफ मेंबर के बीच में हो, उनके बीच या ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि उनको क्लियरली चीज़ों के बारे में पता चले चीज़ें क्या है एक्चुअली में। कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। जो भी उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट वगैरह राइज हो रहा है उसको क्या है, जल्दी जल्दी सॉल्व किया जा सके। ग्रुप कोहेंसिवनेस, मतलब कि ये कह रहा है कि ग्रुप के बीच क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो, टीम वर्क हो, ताकि जो उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो वो अचीव हो, ठीक है। ये सभी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशन इन ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछे जाते हैं कि क्या मेथड होते हैं या फिर क्या टेक्निक होते हैं इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशन इन ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखने के लिए। उसके बाद हम बात करें इसमें रोल ऑफ नर्स की, तो रोल ऑफ नर्स मैनेजर क्या होता है इसमें, तो डेवलप करता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। सही बात है, कहीं ना कहीं हेल्प करता है डेवलप करने में। जो भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है और ट्रस्ट होता है, चाहे वो एम्प्लॉय के बीच हो रहा हो, चाहे वो स्टाफ में या फिर जो लीडर वगैरह हो रहा है या फिर मैनेजर के बीच हो रहा है वो। उसके बाद गिव क्लियर एंड कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। सही बात है कि जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एक क्लियर एंड कंप्लीट वे में होना चाहिए, ताकि जो उनको एरर वगैरह या फिर जो मिस कंफ्यूजन वगैरह हो रहा हो, ठीक है, वो भी क्या हो, दूर हो या फिर रिजॉल्व हो। बी एक मिनट, बी अकाउंटेबल फॉर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो भी वहाँ का लीडरशिप है या फिर जो भी एम्प्लॉय है जो भी काम कर रहा है उसके लिए वो क्या हो, अकाउंटेबल हो, जो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर रहा हो। उसके बाद गुड कम्युनिकेशन टेक्निक, तो कहीं ना कहीं रोल जो होता है नर्स मैनेजर का कहीं ना कहीं मेंटेन करने का रहता है कि वहाँ पे जो एम्प्लॉय वगैरह काम कर रहे हैं उनके बीच कम्युनिकेशन की क्या हो, गुड टेक्निक क्या हो, डेवलप हो। फेयर एंड इम्पार्शलिटी, तो जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस नर्सिंग मैनेजर के अंतर्गत, तो उनके साथ क्या हो, फेयरली, जो अगर कोई कंफ्लिक्ट वगैरह हो या फिर कोई डिसीजन वगैरह लिया जा रहा है तो फेयरली हो और इम्पार्शियलिटी हो उनके साथ। उसके बाद टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, जो भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो रहा है उस ग्रुप में उसको भी रिजॉल्व करने का काम करती है नर्स मैनेजर। और टू बी ए रोल मॉडल फॉर सब ऑर्डिनेट, तो जो सब ऑर्डिनेट या फिर जो एम्प्लॉय होंगे उनके लिए रोल मॉडल का भी काम कर सकती है जो नर्स मैनेजर होती है, जिसको देखकर एम्प्लॉय क्या करते हैं, अच्छे से वर्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा रोल ऑफ नर्स मैनेजर, ठीक है, एक इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन में। तो ह्यूमन जो रिलेशनशिप था उसमें आप इंट्रोडक्टिव पार्ट लिखेंगे अगर 5 मार्क्स में पूछा जाता है, फिर डेफिनेशन उसका शॉर्ट में आप बना के लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होगा ये मेंशन करेंगे, ऐसे ही पॉइंट वाइज आपको मेंशन करना रहेगा, ठीक है। टेक्निक आप मेंशन करेंगे और रोल ऑफ नर्स, तो इतना ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिलेशनशिप में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे देखिए, तो आगे हमारा आता है इसमें पब्लिक रिलेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ नर्सिंग। तो पब्लिक रिलेशन क्या होता है नर्सिंग में, हम ये देखते हैं। तो इट रेफर टू द रिलेशन बिटवीन द हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन एंड द पब्लिक। तो पब्लिक का और ऑर्गेनाइजेशन का कैसा जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हम देखते हैं इसमें। अगर हम नर्सिंग की बात करें तो पब्लिक रिलेशनशिप इन्वॉल्व करता है क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इमेज ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन इन द माइंड ऑफ पेशेंट, फैमिली एंड सोसाइटी। तो यही बता रहा है कि एक पब्लिक में, ठीक है, कैसा जो बिहेवियर होता है या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उनका कैसा परसेप्शन होता है, वो सारी चीज़ों को फॉर्म करता है ये हमारा पब्लिक रिलेशनशिप। अगर उनके बीच क्या होगा, एक गुड पब्लिक रिलेशनशिप अगर मेंटेन रहता है, हारमोनियस बना रहता है, तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन का जो इमेज होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उस पब्लिक या फिर सोसाइटी या फैमिली में एक गुड वे में बना रहता है, ठीक है। तो पब्लिक रिलेशनशिप बेसिकली यही बताता है। डेफिनेशन देख ले इसका। तो पब्लिक रिलेशनशिप इज अ प्लान्ड continuous effort to stabilize and maintain mutual understanding and goodwill between the organization and the public, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक गुडविल होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक के बीच में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है, जो कि कहीं ना कहीं उनको स्टेबलाइज करता है उनके रिलेशनशिप को, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक रिलेशनशिप इन नर्सिंग। तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है ये देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये टू बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट इन द नर्सिंग सर्विसेज। तो सही बात है, अगर सर्विसेज जो नर्सेस वगैरह अगर अच्छे से केयर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, कोई भी पेशेंट वगैरह का, तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट बिल्डिंग होता है। इम्प्रूव होता है पेशेंट सेटिस्फैक्शन। सही बात है, वो भी हम बताएं कि अगर केयर उनको अच्छे से दिया जाएगा तो सेटिस्फैक्शन भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। टू क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज ऑफ द हॉस्पिटल, कि हाँ ये होता है कि अगर वहाँ पे सर्विसेज वगैरह अच्छी मिल रही है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो रहा है उस हॉस्पिटल के प्रति, कि हाँ यहाँ के एम्प्लॉय जो हो रहे हैं अच्छे से काम करते हैं, पेशेंट की केयर अच्छे से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी हेल्प करता है। उसके बाद हम टूल्स या टेक्निक की बात करें कि कैसे पब्लिक रिलेशनशिप में क्या होता है यूज किया जाता है। जैसे कि इसमें एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है। जो भी हॉस्पिटल होता है वो क्या करता है, अपनी जो वहाँ पे वर्क या फिर क्या बोलते हैं सर्विसेज वगैरह होते हैं उसका एडवर्टाइजमेंट करता है कि हमारे यहाँ ये सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, सुविधाएं जो होती है अवेलेबल होती है, उसका एडवर्टाइजमेंट करता है। कैंपेजिंग वगैरह आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल वाले जो होते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है कैंपेजिंग करते हैं, अपनी जो भी चीज़ें रहती है वहाँ पे पब्लिसिटी करते हैं, ठीक है। प्रोपेगेंडा वहाँ पे होता है कि लार्ज स्केल में एडवर्टाइजमेंट या फिर जो पॉलिटिकल एप्लीकेशन वगैरह वहाँ पे होते हैं वो चीज़ें होती है। प्रेस रिलीज होता है, यानी कि प्रेस में भी क्या होती है उस ऑर्गेनाइजेशन या उस हॉस्पिटल के जो न्यूज वगैरह होते हैं वो फिर रिलीज होते रहते हैं, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल मीडिया भी कहीं ना कहीं इसमें हेल्प करता है जो कि पब्लिक रिलेशनशिप को फॉर्म कराने में, ठीक है। तो ये सारे मेथड या टेक्निक होते हैं जो कि यूज होते हैं पब्लिक रिलेशनशिप में। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है पब्लिक रिलेशनशिप इन नर्सिंग में, ये देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, इन्हेंस करता है हॉस्पिटल रेपुटेशन। अब उस हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, ज़्यादा पब्लिक आ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा इंडिविजुअल आ रहे हैं अपनी ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका जो रेपुटेशन हो रहा है वो भी कैसा हो रहा है, इन्हेंस हो रहा है। इम्प्रूव पेशेंट सेटिस्फैक्शन। तो उस अगर ऑर्गेनाइजेशन उस हॉस्पिटल में अगर अच्छे से क्या हो रही है, केयर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो पेशेंट का सेटिस्फैक्शन भी क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। बिल्ड करता है पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो अगर नर्सेस क्या करेंगी, अच्छे से केयर वगैरह प्रोवाइड करेंगी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं अगर जो उनके मॉर्बिडिटी रेट की बात करें उस हॉस्पिटल में अगर रिड्यूस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस क्या होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बिल्ड होता है। प्रमोट करता है कम्युनिटी हेल्थ अवेयरनेस। तो नर्सेस क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस, मतलब कि जो भी अवेयरनेस वगैरह होती है या फिर जो प्रोग्राम वगैरह चलाए जाते हैं उसको प्रमोट करने में काम करती हैं नर्सेस। उसके बाद इनकरेज करता है यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड होता है वो पब्लिकली क्या होता है, अगर आप बताएंगे लोगों को तो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट उन पे इम्पैक्ट पड़ता है
कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, चीज़ों को अच्छे से क्या कर रहा है, अवेयर फैला रहा है लोगों के बाद, क्या कर रहा है कि एजुकेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पब्लिक वहाँ पे भी रिलेशनशिप फॉर्म देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें, इसमें अगला जो हमारा टॉपिक दिया गया है रिलेशनशिप विद प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो ये क्या होता है ये देख लेते हैं। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होता है, आर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू प्रमोट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, एजुकेशन, रिसर्च एंड वेलफेयर ऑफ अ नर्स एंड एम्प्लॉय। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है और प्रमोट करता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड वगैरह होता है, एजुकेशन हो गया, रिसर्च या वेलफेयर ऑफ नर्सेस एंड एम्प्लॉय के बीच। मतलब कि हम वही बात करें कि प्रोफेशनली कैसे हम क्या करते हैं, लोगों से कनेक्ट रहते हैं, कैसे उनके साथ रिलेशन बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हमारा होता है प्रोफेशनल रिलेशनशिप में। अब जैसे एग्जांपल समझे, जैसे कि आप प्रोफेशनल रिलेशनशिप एसोसिएशन में क्या आता है, इसमें आता है हमारा इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग जो होता है, उसके क्या होता है एक प्रोफेशनल क्या होता है, ये रेगुलेटरी बॉडी होती है। उसके बाद स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग हो गया, ट्रेन नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो गया, इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्सेज। तो ये कहीं ना कहीं हर एक क्या हो रहा है, एक प्रोफेशनल क्या हो रही है, रेगुलेटरी बॉडी होती है जो कि क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है, एजुकेट करती है जो भी नर्सिंग स्टाफ होते हैं उनके वेलफेयर के रिगार्डिंग जो भी वर्क वगैरह होती है, ये सारी रेगुलेटरी बॉडी क्या करती है, परफॉर्म करती है। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में क्या होता है, एक रिलेशनशिप फॉर्म होता है। उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है इसके, तो ये प्रमोट करता है सीएनई, ठीक है, तो जो कंटिन्यूस नर्सिंग एजुकेशन वगैरह होता है उसको प्रमोट करने में हेल्प करता है, ठीक है, मेंटेन करता है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को, प्रोटेक्ट करता है इथिकल जो प्रैक्टिस होती है, ठीक है, जो भी रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जो भी नॉर्म होते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं आईएनसी के अकॉर्डिंग जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो ये भी प्रोटेक्ट करता है इथिकल प्रैक्टिस वगैरह को, सपोर्ट करता है रिसर्च एंड पब्लिकेशन। तो कहीं ना कहीं हेल्प करता है जो भी आप रिसर्च करते हैं, ठीक है, जो उसको कैसे आप पब्लिश करेंगे, वो सारी चीज़ों में ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है करियर डेवलपमेंट है अपॉर्चुनिटी। सही बात है कि क्या अगर आप आईएनसी से क्या होते हैं अप्रूव हो जाते हैं या फिर एसएनसी से अप्रूव हो जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, जॉब जॉब मिलता है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आपको जॉब क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रोफेशनल ग्रोथ वगैरह डेवलपमेंट होगा वो भी यहाँ पे आपको मिलता है अपॉर्चुनिटी। अब रोल क्या हो सकता है नर्स का प्रोफेशनल एसोसिएशन में, ये देख लेते हैं। तो बिकम एक्टिव मैनेजर, ठीक है, या फिर एक्टिव मेंबर वहाँ पे हो सकता है, जो भी रोल हो सकता है प्रोफेशनल एसोसिएशन में, वो मेंबर हो सकता है कि जो नर्सेस होंगी कैसा होंगी, एक्टिव मेंबर हो सकती है उस एसोसिएशन का, जैसे कि हमने माना टीएनआई का हो गया, तो यहाँ पे ट्रेन नर्स एसोसिएशन कि वहाँ पे जो नर्सेस होंगे वो मेंबर हो सकती हैं। पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्फ्रेंस, तो जो भी कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रहा है, वेबिनार वगैरह हो रहा है, उसमें क्या करेंगी नर्स पार्टिसिपेट करती है। फॉलोइंग करती है प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स, तो जो भी कोड ऑफ एथिक्स होता है, चाहे वो आईएनसी के द्वारा बनाया गया हो चाहे आईसीएन के द्वारा बनाया गया हो, उसको क्या करेगी नर्स क्या करती है, फॉलो करती है और उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है जो भी जूनियर नर्सिंग स्टाफ होंगे उनके में। उसके बाद कंट्रीब्यूट करती है टू मेकिंग पॉलिसी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो पॉलिसी बनाई जाती है उसमें भी उनका कंट्रीब्यूशन होता है जो नर्सेस होती हैं। तो ये बेसिकली कुछ रूल थे जो कि आपको मेंशन कर देने के, छोटा सा टॉपिक होता है ये जो हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, कोई लॉन्ग टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही हमारा टॉपिक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, बेसिकली 2 मार्क्स का ही आपसे पूछा जा सकता है, अगर 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आप ये डिटेल में इतना लिख लेंगे। उसके बाद आता है ये एम्प्लॉय यूनियन। तो एम्प्लॉय यूनियन क्या होता है, इट रिप्रेजेंट नर्स टू प्रोटेक्ट देयर राइट, वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन। तो जो एम्प्लॉय यूनियन होते हैं वो फॉर्म होते हैं किसके लिए, ये रिप्रेजेंट करते हैं नर्सेस के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, वेलफेयर के लिए और उनकी वर्किंग कंडीशन को। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये देख लेते हैं। फेयर वेजेस एंड बेनिफिट, ये इंश्योर करते हैं जो भी नर्स वगैरह जो एम्प्लॉय वगैरह काम कर रहे हैं उनको क्या हो, जो वेजेस वगैरह या फिर जो रिवॉर्ड या बोनस वगैरह या फिर जो मनी वगैरह मिली जा रही है उनको क्या हो, फेयरनेस मिले, सबको एक समान मिले जो भी बेनिफिट वगैरह हो रहे हैं। और सेफ वर्किंग कंडीशन, ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉय या फिर नर्सेस क्या कर रही है, काम कर रही है, उनको क्या हो एक सिक्योरिटी मिले, ठीक है, सेफ वर्किंग वहाँ पे इन्वायरमेंट मिले, उनको जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ आप परमानेंट हमारे यहाँ एम्प्लॉय वगैरह हैं, ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी वहाँ पे रहती है कि हाँ मैं तो यहाँ पे परमानेंट जॉब कर रहा हूँ, हमारा प्रमोशन वगैरह हो रहा है टाइम टू टाइम, तो कहीं ना कहीं उनकी एक जॉब सिक्योरिटी होती है वहाँ पे। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं स्टाफ मेंबर के बीच तो उसको भी रिजॉल्व करने में जो यूनियन होता है वो हेल्प करता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्ट करता है एक्सप्लॉयटेशन को भी, जो भी स्टाफ मेंबर के बीच हो रहा है या फिर
मान लीजिए उनका अगर क्या होता है कि स्टाफ को ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, कम सैलरी में ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं ना शोषण वगैरह हो रहा है स्टाफ मेंबर के साथ, तो उसको भी ये कहीं न कहीं प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े तो आगे हमारा क्या आता है इसमें इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है गुड रिलेशनशिप विद एम्प्लॉय यूनियन के साथ अगर गुड रिलेशनशिप बनाते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो प्रिवेंट करता है स्ट्राइक एंड अनरेस्ट, ठीक है। तो जो भी क्या होता है जैसे कि जो एम्प्लॉय वगैरह क्या करते हैं काम करते हैं, अगर उनका नीड अगर फुलफिल होगा, अगर वो काम नहीं किया यानी कि उनकी नीड क्या फुलफिल नहीं हो रहा है, तो एम्प्लॉय क्या करते हैं स्ट्राइक वगैरह पे चले जाते हैं। तो यूनियन क्या करता है उनकी जो नीड वगैरह होती है उनको क्या करते हैं फुलफिल करता है, तो स्ट्राइक वगैरह जो अनरेस्ट वगैरह हो गया वो उनको प्रिवेंट करता है ये रिलेशनशिप, ठीक है। इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टाफ एंड मैनेजमेंट, तो कहीं न कहीं जो स्टाफ मेंबर हो गए या फिर जो मैनेजमेंट हो गया, तो उनके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो भी इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है एम्प्लॉय यूनियन, ठीक है। उनके साथ अगर अच्छा रिलेशनशिप बना रहता है तो इंश्योर करता है पीसफुल वर्किंग एनवायरनमेंट एंड कंडीशन, तो ये भी क्या करते हैं देखते हैं कि जो भी एम्प्लॉय या फिर नर्सेस जहाँ पे काम कर रही हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा हो, पीसफुल बना हुआ रहे यानी कि सिक्योर हो, उनके नीड के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। उसके बाद करता है प्रमोट करता है स्टाफ वेलफेयर, तो सही बात है कि अगर एक गुड रिलेशनशिप बना रहता है एम्प्लॉय यूनियन के अंदर, तो जो एम्प्लॉय यूनियन के जो मेंबर होते हैं वो प्रमोट करते हैं स्टाफ के वेलफेयर यानी कि उनका प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ हो प्रॉपर तरीके से। अब रोल ऑफ नर्स मैनेजर क्या होता है ये देख लेते हैं। मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन, तो कहीं न कहीं जो नर्सेस वगैरह होती है, नर्स मैनेजर होती है, वो मेंटेन करती हैं ओपन कम्युनिकेशन को और उसके बाद इन्वॉल्व करती है यूनियन इन डिसीजन मेकिंग, तो कहीं न कहीं हेल्प करती हैं जो भी डिसीजन मेकिंग वगैरह होता है उसमें भी नर्सेस क्या हो या फिर जो एम्प्लॉयी हो वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो। रिजॉल्व करती हैं जो ग्रीवियंस वगैरह होता है फेयरली, ठीक है। तो फेयरली जो भी चीज़ें वहाँ पे हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रही है, उसको भी रिजॉल्व करती है। उसके बाद इंश्योर करती है लीगल एंड एथिकल प्रैक्टिस, तो जो भी नर्सेस वगैरह एम्प्लॉय वगैरह जो भी प्रैक्टिस कर रही है लीगल जो भी रूल रेगुलेशन पॉलिसी वगैरह फॉर्म बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग वो करे, ठीक है। तो ये बेसिकली रोल होता है नर्स मैनेजर का यहाँ पे एम्प्लॉय यूनियन में। तो इस लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे कि हमारा लेक्चर फिर हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग या फिर जो भी बचा हुआ टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। तो यहाँ तक आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, यूनियन वगैरह आपके 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये हो सकता है आपका, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन इंपॉर्टेंट ज़्यादा इतना नहीं है, 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आएंगे ये क्वेश्चन। उसके बाद जो मोस्ट आता है इसमें आईपीआर वगैरह आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ह्यूमन रिलेशनशिप भी आपका 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है और आईपीआर आईपीआर पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की जो हमारी थ्योरी है उसको पढ़ लेंगे अच्छे से। उसके बाद ग्रुप डायनेमिक इनसे इंपॉर्टेंट है तो उसको आप अच्छे से रीड करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया गया है तो टेलीग्राम का लिंक आपको बायो में भी मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप क्या करेंगे उसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि जो भी नोट्स वगैरह होते हैं चाहे नर्सिंग मैनेजमेंट और लीडरशिप की बात करें, ठीक है, चाहे हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की बात करें या फिर हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बात करें या फिर किसी भी सेम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सारे नोट्स अवेलेबल हैं। तो आप अगर वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप उससे भी रीड आउट कर सकते हैं।